नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं कायनात अंसारी। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनहित में। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर फास्ट लगातार जनहित के मुद्दों पर बात कर रहा है, जनता की समस्याओं को उजागर कर रहा है और इसी कड़ी में बात महिला सुरक्षा को लेकर हो रही है। आज ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आधुनिक युग के साक्षी बनने के बाद भी महिलाएं हमारे समाज में कितनी सुरक्षित हैं। बात सिर्फ घर से बाहर की नहीं है, घर की चार दीवारी के अंदर की भी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि महिलाओं में असुरक्षा की भावना सिर्फ और सिर्फ घर से बाहर निकलते वक्त ही आती है, बल्कि कई जगहों पर तो घर की चार दीवारी में भी उन्हें बराबर का दर्जा मिलना दूर, उन्हें पैर की जूती तक समझा जाता है। एक ऐसा गुलाम समझा जाता है जिसके साथ घर के पुरुष जो चाहें कर सकते हैं। हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि हर दिन इस तरह के मामले आते हैं और महिलाओं के आते फोन कॉल ये सच्चाई बयां कर रहे हैं। जनहित के जरिए खबर फास्ट हर महिला से हर छोटी बड़ी बात को लेकर ये आज की अपील साझा कर रहा है। हर बेटी से हम ये अपील करते हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप किसी भी तरह से अगर सुरक्षा के दायरे में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, आपकी किसी से अपनी बात जो है वो दिल की आप नहीं कह पा रही हैं, या फिर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो आप बेधड़क हमें बता सकती हैं। हम लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाएंगे, उन नंबर पर कॉल करके आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपकी आवाज बनकर आपकी परेशानी को प्रशासन के कानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत दुख होता है जब ये सुनने में आता है कि शिक्षित समाज में एक बेटी जिसे पिता बड़े अरमानों के साथ डोली में बैठाता है, अपने घर की तुलसी को किसी और घर की शोभा बनाता है, उसके सुखी जीवन के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई उसकी शादी में लुटा देता है, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो वो खुद को भी गिरवी रखने से पीछे नहीं हटता। उसी समाज में उस पिता की बेटी को महज दहेज लाने का जो है वो सामान समझा जाता है। उसे दहेज के दहेज के लिए ना सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है, बल्कि उसकी जान तक ले ली जाती है। हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम कहने पर मजबूर हुए हैं। जनहित के इस प्रोग्राम के जरिए एक ऐसा परिवार हमसे जुड़ा है, उस परिवार ने अपना दर्द बयां किया है। जिस परिवार की बेटी को दहेज लोभियों ने मार डाला, ये विडंबना नहीं तो फिर क्या है। शर्म आती है जब किसी ऐसी घटना से हमें रूबरू होना पड़ता है। जहन बार बार ये सवाल करता है कि क्या उस लड़की पर दहेज के लिए अत्याचार करना, उसे मार डालना सही है, जो अपना सब कुछ छोड़कर उस परिवार का वंश आगे बढ़ाती है। महिला सुरक्षा का एक बड़ा सवाल। कैसे सहे कोई बेटी दहेज दानवों के अत्याचार। हमारी आवाज बनकर बेटी को दिलाओ इंसाफ। खबर फास्ट के सामने बयां किया एक परिवार ने बेटी का दर्द। भाई मांग रहा है बहन के लिए इंसाफ। पलवल, जी हाँ, पलवल का ये मोर्चरी हाउस और यहीं पर जमा ये भीड़। ये भीड़ किसी त्योहार की खुशी मनाने के लिए यहाँ जमा नहीं हुई है, बल्कि एक बेटी की लाश लेने के लिए आई है। उस बेटी की लाश जिसे पिता ने साल 2007 में बड़े अरमानों के साथ डोली में बिठाकर विदा किया था। ये भीड़ और ये भाई उस बहन को लेने आया है जो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। ये वो बदनसीब भाई है जिसने साल 2007 में अपनी बहन के लिए आंखों में हजारों ख्वाब सजाए थे और बड़े ही अरमानों के साथ उसे लाल जोड़े में विदा किया था। 2007 में इस भाई की छोटी और लाडली बहन इससे दूर हो गई थी, लेकिन एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आज इस भाई से उसकी बहन हमेशा के लिए जुदा हो गई है। ये तस्वीर है उस बदनसीब बहन की
जो 7 दिसंबर 2007 को हाथों में पिया के नाम की मेहंदी लगाए अपने ससुराल गई थी। उसे नहीं मालूम था कि उसके ससुराल वाले दहेज के लोभी निकलेंगे। खबर फास्ट की टीम के सामने पीड़ित परिवार ने बताया कि निशा उर्फ नीतू की शादी पाटली गेट के रहने वाले दीपक के साथ 7 दिसंबर 2007 को हुई थी और शादी में उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया था। लेकिन निशा के ससुराल वाले दहेज के लोभी इस कदर थे कि उन्हें और दहेज चाहिए था। शादी के बाद वो लोग दहेज के लिए तरह तरह की मांग करते रहे और उनकी बेटी निशा के साथ मारपीट करते रहे। निशा पर जुल्म की इंतहा इस कदर थी कि कई बार पंचायती तौर पर भी इन्हें समझाया गया कि निशा के ससुराल पक्ष के लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आए। और फिर 20 अक्टूबर की वो काली रात जब ससुराल वालों ने किया मायके में फोन। निशा के भाई ने खबर फास्ट की टीम को बताया कि 20 अक्टूबर की वो काली रात थी जब ससुराल वालों का उनके पास फोन आया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और वो बल्लभगढ़ स्थित निजी अस्पताल में दाखिल है। खबर मिलते ही परिवार मौके पर पहुंचा तो निशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। निशा के भाई का साफ तौर पर कहना है कि दहेज के लिए वो लोग उनकी बहन को जानवरों की तरह मारते थे। उन्होंने ही उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। ये हम नहीं, खबर फास्ट की टीम के सामने खुद निशा के भाई और उसके परिवार सहित उन लोगों ने कही है जो इस घटना के साक्षी हैं, जिन्होंने निशा पर जुल्म होते हुए देखा भी और सुना भी है। 7 फेरों पर दहेजबारी। पलवल में एक महिला ने ससुराल पक्ष की दहेज मांग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। 10 से 12 साल पहले मृतका निशा की शादी पलवल निवासी दीपक के साथ हुई थी। मृतका के मायके पक्ष ने आरोप लगाए हैं कि उसे जहर खाने के लिए विवश कर दिया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। ये मेरी छोटी बहन थी जी। इसकी शादी 12 साल पहले दीपक के साथ हुई थी जी। ये पाटली गेट निवासी है। इनकी शादी के बाद से तुरंत दहेज की मांग, मारपीट तभी से शुरू थी जी। उसकी बाबत हमने कई बार थाने में कंप्लेंट दी, महिला मंडल में दी, महिला थाने में दी और पंचायती तौर पे तो 10-20 बार फैसले हो लिए। हर बार अब नहीं होगा कह के ले जाते थे जी। अभी लेटेस्ट में 3 महीने पहले लड़की बीमार हो गई, उसको हमारे घर छोड़ के फिर आधी रात को 2 बजे आगे शराब पी के घर के बाहर हंगामा करके लड़की के साथ मार पिटाई करी है। उसकी कंप्लेंट दी थी हमने। कंप्लेंट देने के बाद फिर राजीनामा करा लिया, रिश्तेदारों के साथ आके फिर ले गए। अब कुछ जहर दहेज की मांग जी। हमने, मेरे पिताजी लकड़ी का काम करते थे, औकात नहीं थी जी, कर्जा लेके शादी करी थी, बाइक दी थी CVZ और कैश दिया था। इसकी माँ की क्लियर वेटिंग और इसकी लड़की उसकी इसके घर वाले की, ये 4 भी एक गाड़ी। अभी भी 3 महीने पहले जो झगड़ा था वो ये था कि अगर चैन से रहना तो तेरा बाप मकान बना के देगा, ना तो चैन से रहेगी नहीं रहेगी। मारने की धमकी दी थी जी 3 महीने पहले और ये कही थी कि मैं तेरे संडे से पहले कहानी खत्म कर दूंगा। इस बात को लेकर आपने कोई FIR कराई? FIR कराई थी जी हमने, जो बाद में सामाजिक तौर पर वापस ले दी थी। हमें ऐसा पागल बनाते रहे। ये 4 बजे उसने जहर खाया है और हमें लड़की से मिलने नहीं दिया गया। कभी कहते हैं हम फलाने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम फलाने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और जब हम ये लास्ट में 7-7:30 बजे मानवता हॉस्पिटल बल्लभगढ़ लेके पहुंचे हैं, जब तक वो मर चुकी थी जी। तो ये पहले से ही चला हुआ है, इनके कोर्ट से भी हुआ है, कई दफ़े फैसला हो सका, राजी करके ले आए थे इनको। दहेज के मामले में वैसे भी इनको मारपीट करते थे। हमने जो पंचायत वगैरह करी है भाई, कई तरह इनको फैसला हो जाए बेचारे। इनका दोनों परिवार हमारे एक ही हैं, ये माने नहीं। इनका तो लेन देन का मामला था और कम से कम 3-4 दफ़ा पुलिस रिपोर्ट हो रही है, सारे काम हो रही है, राजीनामा करके ले जाते हैं। अभी भी राजीनामा 3 महीना पहले राजीनामा करके ले गए जिम्मेवारियों पर जी। और ये झगड़ा हुआ, कमरे में बंद कर रखी थी जी और ताला बंद था ऊपर से, और जब वो उसको निकलवा के लाए। कब की बात है? 3-4 महीने पहले।
इस मामले में ही वैसा ही हुआ। दहेज लोभियों की वजह से एक बेटी की जान चली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। घर वाले खबरफाज से बार बार ये गुहार लगाते रहे हैं, उन्हें शांति तभी मिलेगी जब उनकी बेटी के आरोपियों को सजा मिलेगी। इस पूरे मामले में पुलिस ने खबरफाज के कैमरे के सामने क्या बताया, चलिए उससे भी सुन लीजिए। क्या कहती है पुलिस? किसकी शिकायत पर हुआ मामला दर्ज? ये निशा वाइफ ऑफ दीपक है। ये 10-12 साल से इसकी शादीशुदा है, 2 बच्चे इसके ससुराल पक्ष इसको तंग करता था। उसने जहर खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है, FIR लॉन्च हो चुकी है। वैसे तो आए दिन आपको कहीं न कहीं से ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिल जाएंगी जो सीधे सीधे महिला सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं। घर हो या पुलिस थाना, हर रोज घरेलू हिंसा के मामले भी देखने को मिलते हैं। मगर आपको घरेलू हिंसा का जीता जागता सबूत देखना है तो चलिए झज्जर के महिला थाने में, जहां एक महिला पुलिस के सामने ये गुहार लेकर आई है कि ससुराल में उसके साथ मारपीट होती है। लेकिन दुख तो उस वक्त होता है जब घर में महिलाओं पर हिंसा को होते देख घर के बुजुर्ग और आसपास के लोग आवाज उठाने की बजाय महिला को ही आवाज उठाने पर दबाने की कोशिश करते हैं। लाइव तस्वीरों को देखिए और खुद समझिए। बाकी गलती मानना क्या बढ़िया गलती बढ़िया है कि मेरा मन में मार जी बिट जाना मैं ए तुरंत हमारी बात सुन तू रोज कम तू 2 बार सुने तू पूरे दरखा देने से पहले हम गांव में मौजूद आदमी रासा और हमने कह रखा से मैं जाए कहीं की तकलीफ नहीं होने देगा कर दिया कभी नहीं करेगा तू अपना घर बसावे। जरा सुनिए, महिला साफ कह रही है कि घर में मेरे साथ मारपीट होती है, लेकिन एक बुजुर्ग महिला के सामने महिला को ही चुप करवाता है। अब क्या कहेंगे आप? ये कोई पहला या दूसरा या तीसरा मामला नहीं, बल्कि ऐसे कई मामले हर रोज कहीं न कहीं से सामने आते हैं। लेकिन शर्म से सिर उस वक्त झुक जाता है जब जानने वाले आवाज उठाने की बजाय उसे बढ़ावा देने पर जोर देते हैं, और फिर पुलिस भी इसे समझौते और घर बसने का नाम देती है। कहीं की तकलीफ नहीं होने देगा कर दिया कभी नहीं करेगा तू अपना घर बसावे। 10-5 दिन में तू चले जाना। हम ये नहीं कहते कि किसी का घर उजड़े, पर ये जरूर कहेंगे कि पल भर के लिए तो ऐसे लोगों को समझा दिया जाता है। लेकिन क्या घर की 4 दीवारी में फिर से पीड़िता पर जुल्म सितम नहीं होते? वैसे तो समय समय पर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। जारी किए गए टोल फ्री नंबरों पर महिलाओं को फायदा भी हो रहा है। मुसीबत में वो इन नंबर पर कॉल करके मदद भी ले रही हैं। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहती हैं महिलाएं? महिला सुरक्षा कैसे बन रहा है एक चिंता का मुद्दा? महिला खुद बनेगी मजबूत तभी रुकेगा जुर्म। जैसे महिला सेल है 10 कांड में है, 112 है, डायल 112 है, ये 633 है, 10 कांड में 100 नंबर पे है। महिलाओं को तुरंत जब महिलाएं वहाँ पे जब उनको तुरंत ये सुविधा मिलती है, पुलिस की सुविधा मिलती है, समझाया जाता है, तो मौके पे 100 में से 90 केस ऐसे हैं जो उनके समझ में आ जाती है, उनका घर बस जाता है। महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सी मुहिम चलाई हैं, जैसे कि भाई ये थाना में जो महिलाओं के लिए जो अलग से एक 112 नंबर की जो वैन लगाई है, किसी भी टाइम महिलाएं भाई असुरक्षित महसूस करें तो 112 नंबर पर फ़ोन करके अपनी सुविधा के लिए पुलिस को बुला सकती हैं। और सुरक्षा तो जी पहले अपने आप में होती है, हमें खुद ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। पुलिस प्रशासन या कोई भी हेल्प बाद में करता है, पहले हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। देखिए, हर समाज का सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो महिला सुरक्षा को ही लेकर होता है, क्योंकि किसी भी समाज का आगे सबसे बड़ी आज जो चुनौती है वो महिला सुरक्षा को ही लेकर है। हम हर दिन देख रहे हैं
कि महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। बलात्कार जैसे निर्भया घटना ने हर किसी के दिल को झंझोर के रख दिया है। आज हम महिलाएं घर घर का ही काम नहीं संभालते, ऑफिसों का भी काम संभाली है, वो एक आदमी के कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो महिला की सुरक्षा को ही लेके है। जहाँ पर हमारा जो समाज है वो महिला सशक्तिकरण की इतनी बातें करता है, लेकिन निचले स्तर पर कोई भी कार्य है उनको लेकर इतने स्ट्रिक्टली नहीं हो रहे हैं। कोई भी आप देखते जा रहे कानून बना रहे हैं, लेकिन ये कानूनों का जब तक सख्ताई से पालन नहीं किया जाएगा, जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक उनके मन में डर नहीं बैठेगा। इसलिए आज के दिन पे इतनी घटनाओं को देखते हुए सरकार को इसके तरफ ठोस कदम उठाने चाहिए और हर इंसान को भी सोचना चाहिए कि उसके घर में भी कोई पत्नी है, बेटी है, माँ है, और जिसने इस पूरी सृष्टि को जन्म दिया है उसके प्रति अपनी एक सम्मान की सोच रखे, ना कि किसी गंदी सोच को रखे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमें खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए, हम मानते हैं। और सरकार ने और हमारी प्रशासन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए समय समय पर कदम उठाए हैं। स्कूल में जाके हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। चलिए अब पाली की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि महिला प्रताड़ना का एक और मामला। आज के युग में महिला घर के साथ साथ बाहर कामकाज भी संभाल रही है, लेकिन हवस के वहशी जानवर भूखे दरिंदे की तरह उन पर बुरी नजर बनाए ही रहते हैं। और एक शर्मनाक मामले का उदाहरण दें तो पाली रेलवे स्टेशन पर अपने परिवार के साथ सो रही एक महिला के साथ एक वहशी जानवर ने छेड़छाड़ की। परिवार साथ था इसलिए महिला बच गई, लेकिन ऐसी घटनाएं इंसानी मनस्पटल को हिला डालने के लिए काफी है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ
क्योंकि सेहत बहुत जरूरी है। सैर करने वास्ते भेजना है सारिਆਂ ਨੂੰ, सवेरे सैर करनी है ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੁੱਲੇ ਪਾਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अच्छा हो कि महिलाओं से जुड़ी किसी भी घटना पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं को अनदेखा करके सिर्फ कानून को अपना काम करने दिया जाए, जिससे दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि ऐसा नहीं होता है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा एक जैसा मुद्दा है जो महिलाओं से कम उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर ज्यादा तय किया जाता है, जिसका दुष्परिणाम पूरे देश की महिलाओं को भुगतना पड़ता है। कागजों में महिलाओं को समान मानने से कुछ नहीं होता है। जरा सोचिए, जिस समाज में बेटी को सिर्फ दहेज लाने की मशीन समझा जाता है, उस पर जुल्म किए जाते हैं, उससे भला क्या उम्मीद की जा सकती है। शर्म आती है उस वक्त जिस वक्त कोई बहन बेटी डर के साए में जीती है। घर से बाहर निकलते हुए 100 बार सोचती है। हल्का सा अंधेरा हुआ नहीं कि रास्ते में चलने से उसे डर लगता है। डर लगता है कहीं कोई मनचला गलत हरकत ना कर दे, डर लगता है कहीं कोई फप्तियां ना कस दे, डर लगता है कहीं वो ठीक ठाक बाइज्जत घर पहुंचेगी कि नहीं। जितना हमारा देश आगे बढ़ रहा है, महिलाएं जितनी आगे बढ़ रही हैं, उतनी ही कुछ लोगों की सोच भी नीचे गिर रही है। ये सोचकर कलेजा कांप जाता है कि हमारे और आपके घर की बहन बेटियां आज भी घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वक्त आ गया है अब दहेज जैसी इशू पर कैंपेन डिजाइन किए जाएं। कैंपेन कोई सरकार ना करे, बल्कि समाज से निकलना चाहिए। ये पीपल मूवमेंट होनी चाहिए। हम आसपास के लोग अगर छोटे छोटे ग्रुप्स में ऐसे प्रेशर ग्रुप बना के समाज पर के लिए सामने खड़े हो जाएं, चाहे वो दोस्तों का प्रेशर हो, चाहे आप कुलीग का प्रेशर हो या आपकी कम्युनिटी का प्रेशर हो। क्योंकि ऐसे कई खाप पंचायतों ने मैंने देखा है कि हालांकि खाप पंचायतों का नाम हमेशा नेगेटिव में आता है, लेकिन कई ऐसे चीज़ें देखी हैं मैंने कि उन्होंने ये डिसीजन लिए हैं कम्युनिटी वाइज कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन लोगों ने दूसरे रास्ते निकाल लिए। तो जब तक इसको इंडिविजुअल तौर पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, जब तक कलेक्टिव रूप से इस पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, तब तक ये थमने वाला नहीं है। इसलिए ज़रूरत है हम सबको एक साथ आके इस पर बात करने की, और अगर कोई लेता है तो उसको उस पर सवाल उठाने की, उसको बायकॉट भी करना पड़े थोड़े दिन के लिए तो मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। किसी भी महिला की लाइफ इतनी आसान नहीं है कि सिर्फ आपके 10, 20, 50 लाख के लिए उसको आप ज़िंदगी से बाहर कर दें। हर आदमी को जीने का हक है। जिसको आप पैदा नहीं कर सकते उसको मारने का हक आपको नहीं है। आप आए दिन देखते हैं कि लड़कियों की जिंदगी तबाह हो रही है, लड़कियां मारी जा रही है। ये किसी को कोई हक नहीं देता। ये बात हमको समझनी पड़ेगी समाज के रूप में। मुझे लगता है कि ये सिर्फ घर, समाज, सरकार के रूप में नहीं, बल्कि युवा बहुत बड़ी ताकत होती है। कॉलेज, स्कूल लेवल पर कैंपेन डिजाइन करने की जरूरत है और उन सब तक नोक करने की जरूरत है इशू को, कि वो किस तरीके से इसके हिस्सा बने, कैसे इस बात को अपने घर तक ले जाएं। क्योंकि वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो आकर अगर अपने पेरेंट्स के साथ इस बात को डिस्कस करते हैं, जो बच्चे कॉलेज में बैठते हैं वो 2 साल के बाद, 4 साल के बाद हो सकता है उस सिस्टम का हिस्सा बने, शादी कर रहे हो, उनके सामने ये इशू जाए तो वो उसको हैंडल कर सके। उनको ये बात परिपक्वता के साथ समझाने की ज़रूरत है। लेकिन डेफिनेटली किसी भी कैंपेन को डिज़ाइन करने के लिए एक अच्छी नीयत की लीडरशिप की ज़रूरत होती है। हमारे देश में भी इस तरह के जो इश्यूज हैं उन पर एक अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत है। तो अगर मैं कहूँ तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम कलेक्टिव एफर्ट्स लगा के, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे फैमिली के तौर पर हो, चाहे कम्युनिटी के तौर पर हो, चाहे सरकार के तौर पर, और चाहे प्रेशर ग्रुप, इंडिविजुअल प्रेशर ग्रुप के तौर पर, हर तरीके से इस
को बाइकाट करने की ज़रूरत है, समय आ गया है। बेसिकली मैं जो बात कर रही हूँ कि दहेज की इस प्रथा को समझने की ज़रूरत है। लड़के वालों को लगता है कि ये हमारे लिए एसेट्स है, ये जो प्रथा है हमें कुछ दे रही है, जबकि उनको नहीं पता कि जाने अनजाने में उनसे भी ले रही है। क्योंकि अगर आप किसी बेटी की शादी करके अपने घर में लेके आ रहे हैं, एक लड़के के तौर पर बतौर आप दहेज लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर की बेटी के जरिए आप दहेज दे भी तो रहे ना। तो ये जो चेन है ये पूरे समाज को अपने साथ जोड़े हुए है। सिर्फ महिलाओं को इस पर सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि पुरुषों को भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि आज जो व्यक्ति एक पति होने के नाते अगर अपनी बीवी से दहेज लेता है, तो कल अगर उसकी अपनी बेटी होगी तो उसको अपनी बेटी के लिए दहेज देना होगा। और हो सकता है उस टाइम परिस्थितियां वैसी ना हो कि वो अपनी बेटी के लिए दहेज दे सके। और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जब दो लोग मिलकर एक घर बसाने जा रहे हैं, एक साथ जीने के लिए कस्में खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, तो फिर उसमें कंपल्सन क्यों होना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो दहेज के रूप में हो, चाहे इक्वेलिटी के रूप में हो। हम इक्वेलिटी को एंजॉय क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि अगर इक्वेलिटी को एंजॉय करेंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। कोई भी महिला अगर आपके घर आ रही है, आपसे शादी करे, मैं खासकर पुरुषों की बात कर रही हूँ, अगर एक पुरुष होने के नाते मैं ऐसा सोचती हूँ कि उसको ये सोचना चाहिए कि कोई लड़की अगर आपके साथ शादी करके आ रही है और आपके परिवार वाले या आप उसको मजबूरी में दहेज लाने के लिए ले रहे हैं और वो मजबूरी में दहेज लेके भी आ रहे हैं, आप सोच के देखिए क्या वो महिला आपको कभी सम्मान दे पाएगी? क्या वो प्यार उस तरीके से आपको कर पाएगी जैसे आप चाहते हैं? अगर नहीं तो फिर आप क्या पा रहे हैं? क्या एक छोटे से अमाउंट के लिए, छोटे से एसेट्स के लिए क्या आप जिंदगी भर के लिए उस प्यार को खोना चाहते हैं? ये सारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। हम एक परिवार में रहते हैं, परिवार एक छोटी इकाई है किसी भी समाज का, और समाज की कोई भी इकाई, चाहे वो परिवार हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों या आपके कम्युनिटी के लोग हों, वो तब तक कंप्लीट नहीं होते जब तक आप राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आदमी आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है, उसको आप कैसे कंफर्ट कराएं, उसको कैसे अफेक्शन दें, ताकि वो आपको प्यार दे सके, आपके साथ उस तरीके से शिद्दत से आपकी लाइफ में अपने को जोड़ सके। ये आसान नहीं है, क्योंकि सिस्टम जिस तरीके से समाज का हिस्सा बन गया है, ये जो दहेज सिस्टम है ये समाज का हिस्सा बन गया, इसमें ब्रेक करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो डेंट मुझे लगता है कि हमारे जो युवा है वो कर सकते हैं, परिवार के लोग कर सकते हैं। खासकर मैं उन परिवार की बात करती हूँ जिनके घर में बेटियां हैं। हमने जो आज कहानी उठाई है निशा की, ये कहानी सिर्फ निशा की नहीं है, बल्कि निशा जैसी कहानी आपको हर गली मोहल्ले, शहर, गांव, देहात और आपके आसपास में मिल जाएगी। क्योंकि दहेज एक ऐसा शब्द हमारे समाज में हो गया है जिसके बारे में मुझे लगता है कि कहीं भी आपको दूर जाने की जरूरत नहीं। कहीं आपके आसपास कोई ऐसी कहानी मिल जाएगी जो दर्द पैदा करती हो कि दहेज किस तरीके से समाज को एक तरह से निगलता जा रहा है। समाज में खासकर अगर महिलाएं हैं, आप सोच के देखिए कि आप एक बच्ची को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके लिए एक हसीन सपना देखते हैं और एक राजकुमार उसके लिए ढूंढते हैं, और वो राजकुमार आपकी बेटी को निगल जाए दहेज के नाम पे। ये कहानी 2 लाइन की नहीं है, इसमें पूरी जिंदगी सिमट के एक परिवार का दर्द आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसमें करें क्या, क्योंकि दहेज ये एक प्रोसेस है जो समाज का अहम हिस्सा बन गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ये जरूर जानते होंगे और मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि दहेज की जब प्रथा शुरू की गई होगी तो उसके पीछे की जो नीयत है बहुत साफ सुथरी होगी, बहुत सकारात्मक होगी, बहुत सपोर्टिव होगी। एक परिवार अपनी बेटी को अगर कहीं विदा कर रहा है, किसी दूसरे घर का हिस्सा वो बनने जा रहे हैं, तो उसके बीच में एक सपोर्टिव सिस्टम रहा होगा दहेज। लेकिन आज ये कुप्रथा बन गई है, इसको समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने की जरूरत है। क्योंकि दहेज जब इस तरीके से नकारात्मक रूप से समाज में बढ़ती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर निशा जैसी लड़कियों को झेलने पड़ते हैं। आप आए दिन देखते हैं कि किसी ससुराल में उसके ससुराल वालों ने लड़की को जला के मार दिया, मारने के लिए मजबूर कर दिया, या पूरी जिंदगी भर वो अपनी लाइफ को बहुत समझकर जी रही है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सवाल नहीं, सिर्फ सवाल के जवाब ढूंढने हैं।
हमें रास्ते निकालने हैं कि हमारी बेटियां किसी भी तरीके से सुरक्षित महसूस कर सके, इंडिपेंडेंट महसूस कर सके। वो हमारा ये जो मकसद है जनहित को मुद्दे को उठाने का, उसका मकसद यही है कि हम उन बेटियों के बारे में जो उनके मन में जो सवाल है, उनके मन में जो डर है, उनको आपके सामने लेके आ सके और कुछ सोल्यूशन निकाल सके, ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ी की जो बच्चियां हैं वो एक इज्जत के साथ, बराबरी के साथ समाज में कदम से कदम मिलाकर चल सके, उनको कोई डर ना हो। दहेज के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आज की डेट में जरूरत है एक पेरेंट्स को एक सकारात्मक कदम उठाने की, क्योंकि एक कदम दूर आप अपनी बच्ची को सेव कर सकते हैं इस दहेज रूपी भयानक बीमारी से जो आपकी बेटियों को निगल रहा है। अगर एक परिवार ये ठान ले कि मुझे अपनी बेटी के लिए दहेज नहीं देना, वो पैसा जो सालों दर साल वो कमाता है अपनी बेटी की शादी में खर्च करने के लिए, अगर वही पैसा वो अपनी बेटी की एजुकेशन में लगा देता है, तो वो बेटी सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगी बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी होगी। ज्यादातर आप देखते हैं कि कोई भी महिला इसलिए बहुत सारी परेशानियों को झेलती रहती है और जीती रहती है उन परेशानियों के साथ, क्योंकि उसके पास कहीं भी किसी तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं होती। एक परिवार अगर अपनी बेटी के साथ खड़ा हो जाता है और उसको दहेज देने की बजाय उसकी एजुकेशन पे वो पैसा खर्च करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी निशा जैसी कहानियां दोबारा फलेंगी फूलेंगी इस समाज में। हम उसको रोक सकते हैं, एक कदम उठाने की जरूरत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं स्पेसिफिकली खबर फास्ट परिवार की तरफ से आप सब लोगों को गुजारिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, आप उस परिवार का हिस्सा है, आपके घर में बेटियां हैं। प्लीज अपनी बेटियों को सुरक्षित कीजिए, उसमें आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर आज दहेज देने की बजाय आप अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगे, तो मुझे नहीं लगती कि कोई भी व्यक्ति आपकी बेटी को निशा की तरह शिकार कर सकता है। तो महिलाओं को अगर सुरक्षित करना है तो सोच बदलनी होगी। छोटी उम्र में शादी करने की बजाय उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना होगा, ताकि कोई दहेज दानव उनका फायदा ना उठा पाए, वो डर की साए में अपनी जिंदगी ना बिताएं। खबरफास्ट ने सभी से ये अनुरोध करता है कि महिलाओं को वो एक सुरक्षित वातावरण दें। जब महिलाएं सुरक्षित होंगी, हम और आप तभी सिर उठाकर जी पाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे जनहित मुद्दे को लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।